तो पहले वीडियो में हमने कारणों को और दिल्ली की घटना को देख लिया है। दिल्ली में आपने देखा कि अब सम्राट को रंगून भेज दिया गया है, जहां पर उसकी मृत्यु होने वाली है। लगभग 1862 में वो वहां मर जाएगा। ठीक है, यहाँ की बात। अब वक्त खां का क्या हुआ? वक्त खां यहाँ से दिल्ली चला गया, माफ कीजिए, लखनऊ चला गया। ठीक है। दिल्ली में एक आदमी और था जो इस घटना को देख रहा था। कौन है वो? मिर्जा गालिब। क्वेश्चन पूछा गया है। मिर्जा गालिब आगरा के रहने वाले थे, जो दिल्ली के चांदनी चौक में रहने लगे थे। ठीक है। यहां अंग्रेज जीते क्यों? क्योंकि कुछ धोखेबाज भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो क्वेश्चन बनता है कि यहाँ ये भूमिका किसने निभाई? तो इलाही बख्श द्वारा ये काम किया गया। ठीक है। चलिए, जैसा मैंने कहा, वक्त खां कहाँ चला जाएगा? लखनऊ। लखनऊ में कौन लड़ रहा है? बेगम हजरत महल लड़ रही। किसके लिए? अपने पुत्र बिजरिस कादिर के लिए, जो कि अंडर एज है। ठीक है। और लेकिन वो भी लंबे समय तक विद्रोह नहीं कर पाएंगी, और कैंपबेल नामक अंग्रेज ने यहाँ विद्रोह को समाप्त किया। बेगम ने सरेंडर नहीं किया, वो कहाँ भाग जाती है? नेपाल भाग जाती है। ये क्वेश्चन काम का है कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो विद्रोह के दौरान नेपाल निकल गए हैं। उनमें से बेगम हजरत महल एक नाम है। ठीक है। कानपुर में बेगम, लखनऊ के पास कानपुर है। कानपुर में नेतृत्व कौन कर रहा है? नाना साहेब, और जिनका नाम था धोंडू पंत। महाराष्ट्र से हैं, पेशवा परिवार से हैं, और पेशवा के उत्तराधिकारी हैं। अंग्रेजों ने कहा था कि हम इन्हें पेशवा नहीं मानते और इनको पेंशन नहीं देंगे, तो उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। कहा तो ये जाता है कि इस क्रांति का जो रूपरेखा थी वो तैयार किसने की थी? नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्ला खान ने। कहाँ जाकर? यूरोप में जाकर। ठीक है। उन्होंने ही बदला लेने के लिए सब प्लान किया था, और उसे ही उनको क्रांति दूत कहते हैं। किसको? अजीमुल्ला खान। ठीक है। तो बहुत एक्टिव आदमी है अजीमुल्ला खान, जो लंदन में जाकर क्रांति का ड्राफ्ट तैयार करते हैं और आगे लागू करते हैं उसे। ठीक है। अब यहाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखो, यहाँ क्रांति के दो लेवल मिल गए आपको। एक लेवल सैनिकों का लेवल है, जो आपने मंगल पांडे और कहाँ देखा? मेरठ में। एक दूसरा एंगल है इन राजे रजवाड़ों का, जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं। इनको नहीं पता था कि ये काम करेंगे, और इनको नहीं पता है कि ये भी विद्रोह करने वाले हैं। ठीक है ना। ये अलग शुरुआत करते हैं, और ये अलग शुरुआत करने के मूड में थे, क्योंकि इन लोगों ने जो डेट डिसाइड की थी, यहाँ पर याद रखना, इन लोगों की जो डेट थी वो 10 मई नहीं थी। कितनी मई थी? 31 मई थी। तो इससे पता लगता है कि क्रांति का प्लान चल रहा था, और उस प्लान की जानकारी इन सैनिकों के पास नहीं है। सैनिकों ने तो अपनी ही परेशानियों से शुरू होकर विद्रोह शुरू किया। ठीक है। तो 31 मई का डेट इन लोगों ने चुना था, नाना साहेब और इन सब ने मिलकर। ठीक है। 31 मई को शुरू हुई क्या फिर कहानी? नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? उसकी कहानी अब देखो। वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उससे पहले अंग्रेजों सैनिकों ने क्या किया? विद्रोह शुरू कर दिया। और जब उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया, तो
इन लोगों के साथ जो जो लोग अलग अलग एरियाज में रह रहे थे उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उस समय इतना फास्ट कम्युनिकेशन नहीं था। ठीक है ना। तो जो क्रांति प्रॉपर तरीके से 31 मई को शुरू होनी थी इन लोगों के द्वारा, वो उससे पहले ही शुरू हो गई, कहीं उससे पहले और कहीं उसके बाद में, क्योंकि सैनिक शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट वैलिड है। नाना साहब क्यों करते हैं क्रांति, मैंने आपको बताया, क्योंकि उनको पेंशन का इशू है, पेंशन बंद की जा रही है, क्योंकि अंग्रेज उन्हें पेशवा का उत्तराधिकारी नहीं मान रही। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और कानपुर में सहयोग कौन कर रहा है, उनके सेनापति तात्या टोपे। ठीक है, तो क्वेश्चन बना है कि यहाँ सेनापति कौन है, तो जवाब क्या देंगे, तात्या टोपे। इनका वास्तविक नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, बाद में तात्या टोपे कहाँ चले जाते हैं, ग्वालियर, और ग्वालियर में सिंधिया का शासन था। सिंधिया के सामंत ने, ये सामन लिखा है, इसको सामंत लिखना, मानसिंह था शिवपुरी का, उसने उनको धोखे से पकड़वा दिया अंग्रेजों को, और अंग्रेजों ने उनको शिवपुरी में फांसी दे दी। वहां एक जिला है शिवपुरी, फांसी मिली ग्वालियर के पास। ठीक है, इस तरह से तात्या टोपे की कहानी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। तो दिल्ली, लखनऊ, कानपुर। अब बरेली चलेंगे, झांसी चल सकते हैं आप। तो झांसी को देख लीजिए, लक्ष्मीबाई को आप जानते ही हैं, किसकी विडो है, गंगाधर राव की। बेटा कौन है, दामोदर राव है। और वही मसला था, अंग्रेजों ने दामोदर राव को सत्ता देने से मना कर दिया। रानी ने विरोध किया, तो एक अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज, ये हीरोज लिखा है ना, इसको ह्यूरोज करना, ह्यूरोज से झगड़ा हुआ, लेकिन रानी को वहां से भागना पड़ा, और रानी कहाँ आई, ग्वालियर। सिंधिया अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था या उनके साथ खड़ा था, उसने सहायता देने से मना कर दिया। लेकिन सिंधिया के सैनिक जो मराठे थे, और लक्ष्मीबाई खुद मराठा परिवार से थी, तो सैनिकों का समर्थन जरूर मिलता है, लेकिन वो समर्थन पर्याप्त नहीं था। तो यहाँ क्वेश्चन लक्ष्मीबाई से कुछ और पूछे जाएंगे। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम कौन क्या है, मनु। वास्तविक नाम क्या था, मणिकर्णिका, अगर आपने मूवी देखी होगी। और जन्म स्थान कहाँ था, बनारस में। रानी की जो मृत्यु है वो ग्वालियर में हुई, उनकी समाधि भी, सिमेट्री भी ग्वालियर में ही। इस तरह से झांसी का भी अंत हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर कि किसके लिए कहा जाता है कि वो विद्रोहियों में अकेली मर्द औरत थी। तो ये स्टेटमेंट झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई के लिए है कि वह विद्रोहियों में अकेली मर्द औरत थी। और ये किसने कहा, हीरोज ने कहा था, यानी वो उसकी वीरता से प्रभावित है। ठीक है, तो झांसी की कहानी के बाद अब बिहार में पटना, गया और शाहबाद जिला ये केंद्र थे। पटना में ये काम पीर अली नामक व्यक्ति है, वो कर रहा है, याद रखना आपको सारे नाम। शाहबाद जिले में बाबू कुंवर सिंह का नाम बहुत महत्वपूर्ण नाम है। पहले बाबू कुंवर सिंह और बाद में उनके भाई अमर सिंह भी लड़े, लेकिन कुंवर सिंह का नाम ज्यादा है। कुंवर सिंह से एक अच्छा प्रश्न बनता है कि इस पूरे नेतृत्व, पूरे विद्रोह में केवल एक आदमी जीता, जिसने अंग्रेजों को छोटी छोटी लड़ाइयों में कई बार हराया। कौन था वो आदमी,
वो आदमी कुंवर सिंह थे। भले वो मारे गए बाद में, लेकिन काफी लंबे समय तक शाहबाद जिले को उन्होंने आजाद करके रखा था। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, और इलाहाबाद बहुत महत्वपूर्ण है अंग्रेजों के लिए। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद में ही अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए इलाहाबाद को मुख्यालय बना लिया था। ये पृष्ठ काम का है, ठीक है। अंग्रेजों का हेडक्वार्टर कहाँ है इस समय? तो बंगाल तो दूर था उस समय, कलकत्ता, तो उससे आगे आकर इलाहाबाद को सेंट्रलाइज किया गया। इलाहाबाद के बाद फैजाबाद। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह काम कर रहे हैं, और इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक कट्टर दुश्मन कौन था इस विद्रोह में अंग्रेजों का। जवाब होगा अहमदुल्लाह। और क्यों है? क्योंकि उन्होंने मुस्लिम जनता से कहा कि ये काफिरों के खिलाफ क्या है, जिहाद है, इसलिए आप मेरा समर्थन करें। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पर धर्म युद्ध बदल गया। जो एक विद्रोह था वो किस में बदल गया? धर्म युद्ध में। तो ये क्वेश्चन भी है कि किसने विद्रोहियों में जिहाद की भावना भरी? मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद, ठीक है। इसलिए वो सबसे कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। बरेली में खान बहादुर खान को नोट करना है आपको। खान बहादुर खान बरेली में पूरे रोहेलखंड, ये रेलखंड लिखा है ना, इसको आपको रोहेलखंड लिखना है। रोहेलखंड, मैंने पिछली क्लास में बताया था। रोहेलखंड का मतलब सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, ये 5-6 जिले जो हैं वो मिलकर रोहेलखंड कहलाते हैं। तो इसमें सबका नेतृत्व कौन कर रहा है? खान बहादुर खान कर रहे हैं, ठीक है। अन्य स्थानों पर जैसे मथुरा में देवी सिंह, उड़ीसा में शाही बंधु, असम में दत्ता। एक क्वेश्चन अच्छा है, इस पूरे विद्रोह में एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र कौन था? कुल्लू, ठीक है। वहां के महाराजा प्रताप सिंह लड़ रहे थे। राजस्थान में एकमात्र सेंटर था कोटा, कोटा से जयदयाल, ठीक है। गोरखपुर में गजाधर सिंह, मंदसौर में फिरोज शाह। इस तरह से ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है प्री में, एक तरफ नाम दे देगा और एक तरफ स्थान, और कहेगा कि आप इनको अब मैच करें, ठीक है। तो सुमेलित करने में ये पूछा जाएगा आपसे, तो सबके नाम रटकर आपको मैच करना है। अब इन स्थानों को अगर हम मैप में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएं? ये आपके सामने, पूरे भारत में इतने बड़े एरिया पर लड़ाई हो रही थी, ठीक है। तो इसको समझ लो, और अगर मेंस में लिखोगे तो वहां लिख के दिखा भी सकते हो। देखो ये रहा वो इलाका आरा का, जगदीशपुर वाला इलाका, ये। तो यहाँ से कहानी शुरू हुई, कुंवर साहब करते हैं यहाँ पर। इलाहाबाद में आपने देखा है, ठीक है। झांसी में रानी है, कोटा में आपने भी देखा, मथुरा में देवी सिंह है ना। मेरठ से शुरू हो रही कहानी दिल्ली तक। तो बहुत बड़ा एरिया नहीं है, मध्य भारत का एरिया है ये। इसको आप क्या कह सकते हो? मध्य भारत, या थोड़ा सा उत्तर मध्य भारत का हिस्सा है, जिसमें विशेषकर बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी के क्षेत्र अधिकांश थे, आज के हिसाब से शामिल थे, ठीक है। यानी उस समय के इंडिया के हिसाब से तो एरिया बहुत छोटा है, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। यहाँ तक कहानी।
तो ये विद्रोह के क्षेत्र और प्रसार क्वेश्चन बनता है। वाला भाग अब आपका तैयार है। तो अब बात करते हैं इस पूरे विद्रोह का परिणाम क्या निकला। तो परिणाम था, जैसा कि आपने देखा, क्रांति 1959 तक आते आते प्रत्येक स्थान पर दबा दी गई। तो इसका मतलब ये, अगर क्रांति दबा दी गई है तो क्रांति असफल हुई। ठीक है, असफल हुई का मतलब क्या है कि जो तत्कालीन उद्देश्य थे वो तो खैर नहीं मिले, लेकिन अगर हम दीर्घकालिक रूप में देखें तो क्रांति असफल नहीं हुई। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि यहां देखो, जुलाई 8 तक 59 में कहानी खत्म हो चुकी है, यानी केवल 2 सालों में। वो ये भी हमने एंड डेट ली है ना, बहुत लंबी सी। अन्यथा जो मेन सेंटर्स थे, लखनऊ है, कानपुर है, दिल्ली है, मेरठ है, इलाहाबाद है, यहाँ तो बहुत और भी पहले सब खत्म कर दिया गया था। ठीक है, छोटे मोटे एरिया बचे थे, इसलिए डेट 8 जुलाई तक की चलती है। तो ये काम भी जरूरी है कि 8 जुलाई 1859 को आप याद रखें। तो हम क्या लिखेंगे? क्रांति अपने तात्कालिक परिणामों में तो असफल साबित होती है, लेकिन जहां तक प्रभाव की बात है, क्रांति अपने दीर्घकालिक प्रभावों में सफल रही। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि तात्कालिक कारण क्या है, तात्कालिक उद्देश्य क्या थे कि जो लोग लड़ रहे हैं उनको अपने उद्देश्य प्राप्त हो जाए। तो क्या उन्हें वो प्राप्त हुए? जैसे क्या रानी झांसी को या बेगम हजरत महल को या बहादुर शाह को कुछ मिला बदले में? नहीं, इनफैक्ट अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और कुछ तो भारत से बाहर चले गए। तो ये तो तय है कि जिन उद्देश्यों को लेकर वो लड़ रहे थे, वो उद्देश्य उन्हें उस समय तो प्राप्त नहीं हुए, लेकिन जिस तरीके से वो लोग लड़े और जिस तरीके से लड़ने के बाद अंग्रेजों पर दबाव बना, उस दबाव ने आगे चलकर आजादी के आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, विशेषकर कब? जब वीर सावरकर ने लगभग 1908 के आसपास अपनी किताब लिखी, है ना, कि किताब का नाम 1857 फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये किताब का नाम था। किताब जब सामने आई, उसके बाद भारत के हर क्रांतिकारी ने या आंदोलनकारी ने या फ्रीडम फाइटर ने रानी झांसी और उनसे जुड़ी हुई हजारों कहानियां, है ना, मेरठ के सैनिकों, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, इन सब की उपलब्धियों को लड़ने को अपना आधार बनाया। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि ये क्रांति अपने प्रभावों में, दीर्घकालिक प्रभावों में बहुत प्रभावशाली हुई, और इस क्रांति से प्रेरणा लेकर आजादी के आंदोलन में आगे लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी या अंततः सफलता प्राप्त करी। ठीक है, तो यहां तक हमें पता लग जाता है कि क्रांति तत्कालीन उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाई। अब क्यों नहीं कर पाई, उसके कारण पर चर्चा अलग से करनी पड़ेगी आप। तो इस क्रांति का अगला टॉपिक क्या है कि उन कारणों की चर्चा करें जिनकी वजह से क्रांति असफल हुई। तो तीसरा टॉपिक हुआ आज का असफलता के कारण।
देखें जरा आप, योग्य नेतृत्व का अभाव दिखाई देता है। योग्य नेतृत्व क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जितने भी लोग लड़े, चाहे बहादुर शाह जफर हों, चाहे बेगम हजरत महल हों, नाना साहब हों, इन्होंने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी भी लंबी और बड़ी लड़ाइयां नहीं लड़ी। नवाब हैं, राजा हैं, लेकिन लड़ने का अनुभव नहीं है। दूसरा, सभी लोग लगभग वृद्धावस्था में हैं, कोई भी युवा नहीं इनमें से, तो लड़ाइयों का अनुभव नहीं है। ठीक इसके विपरीत अंग्रेजी अधिकारी जो हैं, चाहे ह्यूरोज हो, चाहे नील हो, चाहे कैंपबेल हो, इन सबको युद्ध में, बड़े बड़े युद्धों का अनुभव था। ठीक है, तो इस वजह से जब नेतृत्व भी अच्छा नहीं होगा तो योजना भी अच्छी नहीं बन सकती, परिणाम भी अच्छे नहीं आएंगे। दूसरा, निश्चित उद्देश्य का अभाव। ये इसलिए कहा जा रहा है कि सैनिक क्यों लड़ रहे हैं कि भैया बंदूक का मसला है, बुलेट का मसला है, भेदभाव का मसला है। रानी झांसी क्यों लड़ रही है? क्योंकि उसे अपने बेटे को सत्ता दिलानी है। यही स्थिति बेगम हजरत महल की है। नाना साहब क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि पेंशन वापस चाहिए उन्हें। बहादुर शाह जफर तो लड़ना ही नहीं चाहता था शुरुआत में, बाद में उसको फोर्स किया गया तब लड़ा वो। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें जो लोग भी भागीदारी, जनता के अलावा जो लोग नेतृत्व करता थे, वो आपस में ही किसी उद्देश्य से साझेदारी नहीं कर रहे थे। तो जब लड़ने वाले अलग अलग उद्देश्य से लड़ेंगे तो फिर उनमें वो एकता नहीं आ पाएगी। ठीक है, कुछ लोगों की गद्दारी। दो नाम हमने आपको दिए, मानसिंह शिवपुरी के राजा जिसने तत्ता टोपे को हराया, इलाही बख्श दिल्ली में धोखा देता है। तो ऐसे लोगों की भूमिका भी लगातार बनी रही है। सिंधिया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पूरी क्रांति में दो रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया, उन रियासतों के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, और बड़ी रियासतें थी उस समय की, तो बता सकते हो कौन कौन है वो लोग? पढ़ा है आपने अभी? सिंधिया, ठीक है, और हैदराबाद का सालार जंग। इन दो लोगों ने विद्रोहियों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दिया। हैदराबाद का नवाब सालार जंग। अगर रानी को मदद मिलती सिंधिया से तो बहुत कुछ बदल सकता था। खैर, सीमित स्वरूप, सीमित स्वरूप समझ गए? आपको भी मैंने मैप दिखाया था। उस समय के इंडिया के हिसाब से ये इलाका बहुत छोटा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें बंगाल का जो नया प्रबुद्ध वर्ग था, मध्यम वर्ग था, उसने समर्थन नहीं किया। अगर वो समर्थन करता तो पूरे देश से समर्थन मिलता। प्रबुद्ध वर्ग का तो मतलब उस समय राजा राम मोहन राय की तो खैर डेथ हो चुकी है, लेकिन और भी जो कई लोग हैं वो इसका समर्थन कर सकते हैं। बंगाल आप देखेंगे इस मैप में कहीं भी नहीं है, साउथ इंडिया इस मैप में कहीं भी नहीं है। पश्चिम भारत बिल्कुल के गायब हो रखा है। तो जाहिर सी बात है कि जबकि अंग्रेज पूरे भारत में थे, तो जाहिर सी बात है कि इस सीमित स्वरूप में जल्दी ही अंग्रेजों को एकजुट करने में मदद की और अलग अलग क्षेत्रों से लाकर उन्होंने सेना को यहाँ डिप्लॉय किया और जल्दी ही आंदोलन को समाप्त कर दिया। ठीक है, इसका सीधा मतलब था कि भारत के इन विद्रोहियों को व्यापक जन समर्थन नहीं मिला। व्यापक का मतलब देश के अन्य क्षेत्रों से समर्थन का अभाव दिखाई देता है। सीमित साधन और संसाधन। अंग्रेज जहां तोपों और बंदूक से लड़ रहे थे, ये क्रांतिकारी तलवारों से लड़ रहे थे।